हाँ, मैं ये विजिबल है ऑलरेडी। आई थिंक ये रिप्रेजेंटेशन में ही है आपकी। ये दिख रहा है? ये मैं यहीं से लूंगी क्योंकि ये बहुत सबसे ज्यादा ऑथेंटिफाइड डॉक्यूमेंट है। अब देखिए, एक और बड़ी मजे की चीज इसमें बताती हूँ आपको। ये तो आपका है सिटी का। कंप्यूटर टोमोग्राफी ही है। सिटी का ही है। हाँ, ये दिख रहा है। ये एक पेपर है। देखिए, ये पेपर आपको अगर जब मास्टर्स में अगर आते हो आप लोग, तो ये एपीएम ने एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है। विजिबल है बेटा सबको? यस मैम। यस। तो इसको कहीं नोट करके रख लीजिएगा। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और बहुत ऑथेंटिफाइड पेपर है। तो ये अमेरिकन एसोसिएशन है ये। ठीक है, ये आप सॉरी एपीएम में दिखा देती हूँ आप लोगों को। एपीएम रिपोर्ट्स। ठीक है, इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी आपको। ये देखिए, ये वाला, ये एक पब्लिक, ये क्या है? ये एक तरीके की, मान लीजिए जैसे एसोसिएशन मान लीजिए, या रिसर्चर ग्रुप मान लीजिए। ये अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिसिस्ट इन मेडिसिन है। यहाँ पे जितने, या देखिए आपको रेडिएशन से रिलेटेड या रेडिएशन फिजिक्स से रिलेटेड सारे पेपर्स आपको यहाँ मिलेंगे। ये दिख रहा है? ये देखिए, ये देखिए एक्सेप्टेंस। ये चाहे तो मैं इसको भेजे दे रही हूँ मैं आपको इस लिंक को। ठीक है, इसमें आपको कभी ना मिले, कुछ समझ में आए तो सारा मटेरियल आप यहाँ से उठा लीजिएगा। सारा रेडिएशन फिजिक्स से रिलेटेड ना आपको सारा ये दिख रहा है। देखिए, रिपोर्ट्स हैं। ये रिपोर्ट्स क्या होती हैं? ये देख रहे हैं, एपीएम टास्क ग्रुप रिपोर्ट। ये बहुत बड़े बड़े रिसर्चर होते हैं, पूरे पूरे ग्रुप होते हैं जो कि रेडिएशन फिजिक्स, जैसे मान लीजिए अभी मैंने जैसे जिक्र किया था कि हम चेस्ट की डिजिटल एक्सरे में हम डोज निकालना चाह रहे हैं। ठीक, वो तो हमारा अपना है, लेकिन उसकी सही डोज कौन बताएगा कि ये डोज सही है, या डोज ये सेफ्टी के अंडर है या सेफ्टी से बाहर है? तो ये बड़ी बड़ी रिसर्च की जाती है, उसके बाद कहीं जाके तब बताया जाता है कि ये एक लिमिट्स बनाई जाती हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। दिख रहा है? ये देखिए, ये रिपोर्ट्स ने, तो इन रिपोर्ट्स का ना रिसर्च में बहुत बड़ा यूज होता है। इसमें आपको सारा मटेरियल मिलेगा। ये देखिए, एयर कर्मा वैल्यू रिकमेंडेशन पीडियाट्रिक फ्लोरोस्कोपिक। यहाँ भी पढ़ेंगे कि फ्लोरोस्कोपी में एयर कर्मा से हम रेडिएशन डोज को मेजर करते हैं। सिंपल है, ज्यादा बड़ा नहीं है इसमें। तो इसमें क्या है कि आपको बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन, ये देखिए सारी सारी रिपोर्ट, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। ये देखिए, दिख रहा है? नहीं, सारी ये देखते जाएंगे आप, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। तो ये इसी की एक 204 करके रिपोर्ट है, साइज स्पेसिफिक एस्टिमेशन इन पीडियाट्रिक एडल्ट बॉडी सिटी एग्जामिनेशन। इन्होंने सिटी एग्जामिनेशंस का लिया हुआ है। अभी हम सिटी एग्जामिनेशंस का नहीं लेके चल रहे हैं, अभी हम एक्सरे का लेके चल रहे हैं। एक्सरे में क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये साइज एस्टिमेशन को समझिए। ये मैं रिपोर्ट चाहे तो डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे तो मैं भेज दूंगी। ये सिटी से रिलेटेड है। इसमें वही, मैंने अगर याद हो तो, जो सीटीडीआई का फॉर्मूला है इसमें सारा। इसमें क्या होता है कि साइज स्पेसिफिक डोज एस्टिमेशन पहले सीटीडीआई निकालते हैं, देन उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो साइज स्पेसिफिक डोज एस्टिमेशन है। मैं आपको मैं सीधे उधर ही जा रही हूँ। फैंटम से मेजर किया हुआ है, लेकिन हम नॉर्मल एक्सरे में जो है हम मेजरमेंट्स लेते हैं। ये देखिए, इतनी सारी टेबल्स बनाई जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी टेबल्स बनती हैं इसकी। ये मैं समझाऊंगी आप लोगों को कैसे काम करता है। एक्चुअली पूरा रिसर्च पेपर है, मैं आप लोगों को सोच रही हूँ कि कुछ इजी सा मिल जाए। अच्छा हाँ, एक और चीज़, ये भी पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं भेज दूंगी आप लोगों को। देखने में लग रहा बड़ा हॉरिबल सा, लेकिन ये हॉरिबल नहीं है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे किसी ने, फिजिसिस्ट ने पूछ लिया किसी वाइवा या एग्जाम में या इंटरव्यू में कि मान लीजिए सीटी स्कैन की रेडिएशन डोज है ये, ठीक, स्पेशली सीटी, हम सीटी की बात कर रहे हैं अभी, अभी हम एक्सरे की बात नहीं कर रहे हैं। एक्सरे के लिए ज़्यादातर डोज एस्टिमेशन एआरबी से आते हैं।
तो अगर सीटी के जो डोज एस्टिमेशंस हैं, ये एक बहुत बड़ी कमीशन है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कमीशन, आईईसी। ये क्या करती है, ये आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसका सेफ्टी को सेफ्टी के बारे में बताती है कि ये आपके लिए कितनी सेफ है ये मशीन, और कितनी रेडिएशन डोज इसकी सेफ नहीं है। तो इसमें आईसी ने पूरा कैलकुलेशंस करके सीटी की डोजीमेट्री निकाल के कि भाई आपको इतना सीटी डोजीमेट्री सिंगल स्लाइस में या फिर सिंगल स्कैन में इतना होना चाहिए, आपका ट्रिपल फेज में इतना होना चाहिए, डुअल फेज में इतना होना चाहिए। तो उन्होंने पूरा मेथड कैलकुलेशंस दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड और सबसे ज़्यादा जो रेफरेंस जब हम लेते हैं रिपोर्ट्स का, तो वो हम आईईसी की रिपोर्ट लेते हैं। और आईईसी की रिपोर्ट्स क्या होती हैं, टाइम टू टाइम ये अपडेट करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ये सीटीडीआई के ही दिया हुआ है, वही सारी चीज़ें हैं। मैं थोड़ा ये मैं तभी बताऊंगी जब हम सीटी का डोज एस्टिमेशन बताएंगे। मैं कुछ और बताना चाह रही हूँ। कैलकुलेटिंग, ये देखिए ये दिया मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग साइज स्पेसिफिक डोज एस्टिमेशन। इसमें एक बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है एक्चुअली, वो उन्होंने पता नहीं मेंशन किया है नहीं किया है। मेन ना इसका फॉर्मूला है एक्चुअली, ये मेरे देखो ऑलरेडी ये हाईलाइटेड है, दिख रहा है, इज विजिबल। यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली ये देखिए, ये हम एक्सरे के थ्रू, आप टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं, ये सीटी में भी यूज होता है, ये नॉर्मल एक्सरे में भी यूज होता है, यही सेम कैलकुलेशन मेथड, साइज स्पेसिफिक डोज एस्टिमेशन। इसलिए मैं बोल रही हूँ उसका फॉर्मूला और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कभी कभी न्यूमेरिकल आपके यहाँ आ जाता है। कभी पुराने पेपर उठा के अगर देखिएगा तो उसके ऊपर है कहीं पर डोज कैलकुलेशन का, ये पुराने पेपर्स में देखिएगा, ये मैंने एक आध में किसी में देखा है, डोज एस्टिमेशन का फॉर्मूला कहीं देखा है मैंने। तो क्या करते हैं कि पेशेंट डोज एस्टिमेशन विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन करेक्शन बेस्ड ऑन साइज ऑफ द पेशेंट यूजिंग लीनियर डायमेंशन मेजर ऑन द पेशेंट इमेजेस। लीनियर डायमेंशंस का मतलब क्या है, यानी कि पेशेंट की आप उसका जो साइज है, जैसे अब हम ये क्यों निकालते हैं, अच्छा ये बताइए, जैसे हम चेस्ट का एक्सरे कर रहे हैं, राइट, तो चेस्ट के एरिया में आपके कितनी सारी डेंसिटीज हैं, अब आप कैलकुलेट खुद करके बताइए। आप क्या ये कह सकते हैं कि ये लंग्स डोज इतनी होगी और आपके हार्ट में इतना रेडिएशन डोज लग रहा है, आपके एक्सरे में इतना रेडिएशन डोज लग रहा है, आप वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसलिए बोला साइज स्पेसिफिक डोज एस्टिमेशन, यानी कि जो आपकी बॉडी का साइज है। देखिए जब एक्सरेज क्रॉस होती हैं, एक्सरे क्रॉस होकर सबसे पहले आती हैं कहाँ, पेशेंट की स्किन पे। ठीक है, सबसे पहले कहाँ लगेगी, स्किन पे, यानी कि जो पेशेंट की रेडिएशन डोज है वो पेशेंट की स्किन पे 100% है। फिर वो धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे वो नीचे जाती जाएगी, फिर आपके टिश्यू होंगे, ब्लड होगा, फैट होगा, वो उसमें एब्जॉर्ब होती चली जाएगी। जब वो लंग्स तक या पूरे बॉडी को पार करेगी तो जब तक और ज्यादा वो मिनिमाइज्ड हो जाएगी। तो मान लीजिए अगर आपने रेडिएशन डोज लंग्स तक पहुंची, लंग्स के सरफेस पे, और जब लंग्स को क्रॉस कर रही है तो दोनों जगह अलग अलग रेडिएशन डोज होगी। समझ में आ रही है मेरी बात? लॉजिक को थोड़ा समझ में, थोड़ा 3D में इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि जब लंग्स में रेडिएशन डोज पहुंचेगी, अगर हम लंग्स की एस्टिमेशंस निकाल रहे हैं, तो जो लंग्स की अपर सरफेस है और जो लंग्स की आउटर सरफेस है, दोनों पे रेडिएशन डोज अलग अलग होगा। अब हमें लंग्स की निकालनी है तो हम वो कैसे निकालेंगे? इट्स नॉट इजी। तो वो बेसिकली सीटी में बहुत अच्छे से निकल आती है, लेकिन अगर आपको वैसे एक्सरे में निकालनी होती है, तो अगर आप यहाँ देखोगे इसमें तो उसके थ्रू निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें मेजरमेंट्स लिए जाते हैं। ये देखिए, ये तो साइज स्पेसिफिक डोज है, एक इसका बड़ा बहुत बड़ा फॉर्मूला है, वो शायद इसमें कहाँ चला गया यार वो। पेशेंट का काफी बड़ा फॉर्मूला होता है इसका, ये
इस तरह से निकालते हैं कुछ लेटरल डायमीटर, एपी लेटरल डायमीटर, डायमीटर को मेजर करना होता है। ये लंबा प्रोसीजर है काफ़ी, तो वो मैं प्रोसीजर आपका सीटी में तो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसी से बताऊंगी। मैं बताना चाह रही हूँ एक्सरे में, लेकिन एक्सरे की मुझे एग्जाम्पल नहीं मिल रही है इसमें, ये सीटी की एग्जाम्पल है। मेरे पास तो है लेकिन सब इतना खिचड़ी बना पड़ा है ना मेरा लैपटॉप इस टाइम पे। पता नहीं किस नाम से सेव किया हूँ मैंने। पता नहीं किस नाम से सेव किया हुआ है पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास इसके। अभी आया कुछ, किधर गया कुछ। सीटी प्रोटोकॉल्स हैं। इफेक्ट्स दिया हुआ है, लेकिन ऐसे करके ना एक डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरा कैलकुलेशंस है, इसमें बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। ये तो फीटल की डोज है। थोड़ा चीजें फ्लो में चलती रहती है ना, तो थोड़ा सा याद रहता है कि भाई क्या कराना। अब एकदम से याद नहीं रहती हैं चीजें कि कब क्या पढ़ा रहे थे क्या नहीं पढ़ा रहे थे हम। Representative range, सीटी का है। आधे से ज्यादा टाइम मेरा सर्च करने में चला जाता है। रेडिएशन प्रोटेक्शन इन पेट सीटी। अब देखो जब ढूंढेंगे तो ये नहीं मिलेगा। इंटरनल रेडिएशन प्रोटेक्शन है, ये मैं कौन सा था इसको। रेडिएशन के नाम पे तो बहुत निकल के आ जाएगा। शायद इसमें होगा मे बी। हाँ ये रहा। पूरी एक इसमें ऐसी ही प्रेजेंटेशन है जिसमें पूरे कैलकुलेशंस के साथ दिया हुआ है, और मिल नहीं रही है मुझे। कल मैं लूंगी फिर दोबारा क्लास आप लोग की इसकी ना, तो मुझे थोड़ा सा अब याद रहेगा कि कैसे करना ये रही। लेकिन ये पूरे ने इन्होंने पूरा कैलकुलेशंस नहीं दिया हुआ है किसको निकालते कैसे। देखो जैसे ये दिया हुआ है ना आप लोगों का, ये देखिए, ये मैंने कहीं क्वेश्चन देखा है बेटा। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आप लोग के, एक बार एक काम करना, तुम लोग थोड़ा सा पुराने पेपर्स में से कुछ वो निकालो क्वेश्चंस ना अपने,
समझ रहे हो आकांक्षा? यस मैम, लिखे हुए हैं मैंने सारे लिखे हुए हैं ना कि आपके जो यस जिसमें ये रेडिएशन डोज रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं ना, तो थोड़ा सा मुझे आइडिया लग जाए कि किस लेवल के क्वेश्चंस हैं। हालांकि कुछ तो मुझे ध्यान है, एस्टिमेशन का तो डोज एस्टिमेशन का एक आध क्वेश्चन आता है, मैंने देखा है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि पूरे फॉर्मूले पूरे कैलकुलेशन के साथ समझाऊं मैं। मैम। जीएसडी भी कुछ होता है, जेनेटिकली सिग्निफिकेंट डोज। कौन सी बेटा? जीएसडी, जेनेटिकली सिग्निफिकेंट डोज। जेनेटिकली सिग्निफिकेंस डोज, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है मैम। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बताओ जरा। राइट ए नोट ऑन जीएसडी, ऐसी है शॉर्ट नोट। नहीं, उसको फुल फॉर्म दिया हुआ है। मैम यही है, जेनेटिकली सिग्निफिकेंट डोज, समथिंग लाइक दैट। जेनेटिकली, थोड़ा सा मुझे देखने दो, याद आ जाएगा मुझे। सिग्निफिकेंस, हाँ ये आ डोज। गया। एक मिनट रुक जाओ। थोड़ा सा मुझे एक बार देखने दो, मैं बताती हूँ उसका। AERB के उसमें होगा। अरे देखो वही है। देखो बेटा, ये वही चीज है, मैंने बोला ना, ये किसी फिजिसिस्ट ने क्वेश्चन बनाया है आपका, और इसकी बस टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी है। इसका मतलब है आपकी गोनाडल रेडिएशन डोज। समझ में आ रहा है? ये देखो दिया है ना। It represents the estimation of genetic significance of gonad radiation doses. Annual GST is calculated by weighting individual gonad doses receiving during ionizing imaging by number of individual examination, accounting for number of offspring for each individual. ये बहुत इजी है, दिखने में लग रहा है जीएस। मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ ये उसका है। इन्होंने सिर्फ क्या किया कि टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी है। दैट मीन्स आपकी जो गोनाडल रेडिएशन डोज है, कि आपके गोनाड्स में कितनी रेडिएशन डोज होनी चाहिए, अगर आपको याद हो, अगर पीछे देखोगे कि आपका एक टिश्यू वेटिंग फैक्टर है गोनाड्स का, याद है कुछ पीछे अगर लिस्ट देखोगे? देखो मैं बताती हूँ। और एक लिस्ट है, अगर आप देखोगे तो पीछे एक लिस्ट मिलेगी आपको टिश्यू वेटिंग फैक्टर की, याद है कुछ? जहां रेडिएशन यस वेटिंग मैम। फैक्टर है, याद है? तो उसमें गुनाड्स, इफेक्टिव डोज का होता है वो 0.05। हाँ राइट, उसमें देखो, उसमें गोनाड्स के लिए अलग दिया हुआ होगा, मेल के लिए अलग होगा, फीमेल के लिए अलग होगा, और इसके ऊपर हो सकता है कभी कोई फंस गया तो भाई बड़ा फिजिसिस्ट तो तुम लोग को न्यूमेरिकल भी दे सकता है। तो चलो थोड़ा सा इसको हम कर लेंगे। इससे क्या है, जीएसटी, ये जीएसडी से क्या है ना, जीएसडी का क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, ये जिस टर्मिनोलॉजी अलग है वही सारी चीजें। देखो इसमें क्या है कि अगर जीएसटी आपका क्या डिफाइन करेगी, कि आपके वो फर्टिलिटी रिस्क बताती है। समझ में आ रहा है? ये मुझे लास्ट में बताना, लास्ट में मैं थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब करूंगी कि इसमें क्या होता है कि किसी भी पर्सन की वो फर्टिलिटी रेट या फर्टिलिटी को भी इफेक्ट डालता है। यानी कि देखिए, हम जब रेडिएट होते हैं, हम नॉर्मली रेडिएट की बात नहीं कर रहे, सॉरी एक्सरे रेडिएशन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पूरे टोटल ओवरऑल एक्सपोजर की। ठीक है? या तो जब हम किसी भी रेडिएशन से जब हम एक्सपोज्ड होते हैं, तो आपको पता है सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो आपके गुनाड्स पे इफेक्ट पड़ता है। क्यों इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि आपके गुनाड्स इज मच मोर सेंसिटिव देन द अदर बॉडी पार्ट्स। अब गुनाड्स में भी सबसे ज्यादा ये रहा इसका फॉर्मूला। ये मैं पेपर डाउनलोड कर लेती हूँ इसको, चलो मैं थोड़ा सा, मैं इसको आपको एक अलग से टॉपिक में पढ़ा दूंगी, ठीक है? ये डाउनलोड नहीं होगा, इसको मैं जरा चोरी से डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे, इसको मैं कर लूंगी बाद में। समझ में आ रही है मेरी बात? ये जीएसटी का मुझे बता देना, ये मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि अगर आप किसी भी रेडिएशन डोज से एक्सपोज्ड होते हैं, तो क्या सबसे पहले जो इफेक्ट पड़ता है, आइदर द मेल आइदर द फीमेल, आपकी गोनाडल एरिया पे पड़ता है। अब गोनाडल एरिया में भी कौन सा क्या क्या चीज ऐसी है जो आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है?
तो गोनाडल एरिया में नॉट एग्जैक्टली गोनाडल ऑर्गन, गोनाडल ऑर्गन। अच्छा देखो, एक बड़ा लॉजिक से वाली बात है, सोच के देखना कभी, कि एक तरफ तो हमें ये कहा जाता है कि यूट्रस मसल्स इतना स्ट्रांग होता है कि उसके मसल से एक ट्रक को खींचा जा सकता है। कैन यू इमेजिन? साइंस ये बोलती है कि यूट्रस का मसल दैट मच ऑफ स्ट्रांग। आप खुद देखो कि एक छोटी सी कुछ सेंटीमीटर की यूट्रस वो अब स्ट्रेच होके इतनी बड़ी हो जाती है कि पूरे बेबी को कैरी कर लेती है, और कुछ टाइम के बाद वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है। तो कैन यू इमेजिन हाउ मच द इलास्टिसिटी, उसकी मजबूती कितनी ज्यादा हुई, नेचर ने उसको दी है वो मजबूती। और दूसरी तरफ हम ये बोल रहे हैं कि भाई बॉडी हमारी गोनाड्स के लिए बहुत सेंसिटिव है। कोई लॉजिक बता सकता है इसके पीछे क्या होगा, क्या चीज है इसमें इंपॉर्टेंट? Ma'am, it's about genetic cell or somatic cell. वेरी गुड। हम यहाँ पे सेलुलर लेवल की बात कर रहे हैं। अब हम वापस फिर रेडिएशन पे जाते हैं कि रेडिएशन का जो हैजार्ड होता है वो टिश्यू और ऑर्गन लेवल पे नहीं होता है, वो जेनेटिक लेवल पे होता है। यानी कि आपका रेडिएशन आपकी बॉडी में आपकी जेनेटिक्स को चेंज कर रहा है। आपकी जो अंदर टिश्यू के अंदर जो सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल, टिश्यू नहीं, सेलुलर, और सेलुलर के अंदर आपका जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में जो उसका मटेरियल है वो उसको चेंज कर रहा है। जब वो चेंज होगा तो आपके सेल पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और जब सेल पे भी इफेक्ट पड़ेगा तो ऑर्गन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। दैट्स द रीजन। वो आपकी एंटायर फिजियोलॉजी को चेंज करेगा, ये कह सकते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस को चेंज करेगा। तो उसमें आपके फीमेल्स में जो ओवम, फीमेल्स में ओवम, नॉट ओवरी, ओवरी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत मजबूत होती है। जो ओवम सेल हैं उसके जेनेटिक पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। वो भी डिपेंड करता है कि वो डिवीजन की कौन सी स्टेज पे है। ये हम आगे पढ़ें, आगे में मुझे याद दिलाना, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी कि इसमें कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है कि सेल डिवीजन की कौन सी जो फेज होती है वो मोस्ट रेडिएशन सेंसिटिव होती है और कौन सी सबसे ज्यादा रेडियो रेसिस्टिव होती है। यानी कि सेल जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो कौन सी ऐसी फेज आती है जो बहुत ज्यादा रेडिएशन सेंसिटिव होती है। अगर आपने उस सेल डिवीजन में रेडिएशन दे दिया तो पर्सन की, यानी कि जेनेटिक की पूरी ही कोडिंग चेंज हो जाएगी। अब आपको तो नहीं पता ना कि कब वो सेल डिवाइड हो रहे हैं, कब सेल डिवाइड नहीं हो रहे, भाई बॉडी में वो तो प्रोसेस चलता रहता है। तो दैट्स द रीजन। अब हम फिर वहीं आ जाते हैं 10 डे रूल पे, कि 10 डे रूल में क्योंकि ओवुलेशन हुआ ही नहीं होता है। समझ में आई इसके पीछे की लॉजिक, पीछे की जो ये पूरी बायोलॉजिकल साइंस होती है, पूरी ये आपकी सेलुलर साइंस है इसके पीछे, कि हम पेशेंट को उसी टाइम में हम एक्सपोज करेंगे कि जब उसकी पेशेंट की बॉडी में ओवम बना ही नहीं होगा। तो जब ओवम बन चुका है और अगर आप एक्सपोज कर रहे हो तो आपको तो नहीं पता ना कि उसको ओवम कौन सी फेज में है, वो रेडिएशन सेंसिटिव फेज में है या रेडियो प्रोटेक्टिव फेज में है। तो जो 13 और 14th डे होता है वो तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव टाइम होता है। सो दैट्स वाई ओवम, ओवम जो है, जो आपके ओवम्स वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, नॉट द ओवरी, नॉट द यूट्रस। दैट्स वाई गोनाडल डोज इज, हमें चेक करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि सेफ दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर याद हो, कि स्पाइन का लेटरल एक्सरे कभी मत करवाना, स्पेशली फॉर फीमेल। आपको पता होना चाहिए, अगर आप देखना, थोड़ा सा स्टडी करना, इवन अपनी फैमिली मेंबर्स को भी बताइए, क्योंकि डॉक्टर्स तो लिख देते कि जाओ जाके एक्सरे करा लो। हाँ, उस केस में जरूरी है, अगर पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है और बैक में चोट लगी है, वहां एक्सरे जरूरी है। लेकिन बैक पेन में जाके अगर आप एक्सरे करवा रहे हो तो आपका एक लेटरल स्पाइन का एक्सरे आपकी 1 साल की रेडिएशन डोज पूरी कर देता है। चेक करना इस पेपर पे, इस पे बहुत स्टडी हो रखी है। लेटरल की हम क्यों बात कर रहे हैं, एपी की क्यों नहीं बात कर रहे, क्योंकि एपी में आपकी जो बोन है वो आपकी सीधे है, ठीक, यानी कि उसकी थिकनेस कम है। लेकिन जब आप लेटरली देखते हो तो देखोगे तो आपकी जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा की पूरी जो बॉडी पार्ट है वो सबसे ज्यादा थिक पार्ट हो जाता है। तो आप अगर एपी और लेटरल एक्सरे भी करते होगे तो लेटरल में आप थोड़ा सा एक्सपोजर हमेशा बढ़ाते होगे, बढ़ाते नहीं बढ़ाते हो, क्योंकि आपके वहां टिश्यू की डेंसिटी भी तो बढ़ गई ना, डबल हो गई वो फोल्ड होके। जैसे पेशेंट को टर्न किया तो वो भाई दोनों साइड के टिश्यूज आ जाएंगे ना आपके लेफ्ट और राइट के।
तो वहां पे आपको रेडिएशन डोज भी बढ़ानी पड़ेगी। तो एक लेटरल स्पाइन की डोज पेशेंट की 1 साल की डोज के लिए काफी है। अब नहीं पता ना उस पेशेंट को सीटी कराना पड़ जाए, आगे एक्सरे कराना पड़ जाए, दैट्स वाई इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पेशेंट को रेडिएशन डोज कितना देना है। और अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स में जो स्पर्म्स होते हैं, और इस स्पर्म्स में भी स्पेशल जो एरिया होता है, उसका हेड वाला जो एरिया होता है, नॉट द टेल, जो हेड में जो आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं रेडिएशन के लिए। सो नहीं पता है ना कि वो फर्टिलाइजेशन के ड्यूरेशन में कौन से स्पर्म जाके उसके साथ मिलेगा। तो पता चला अगर उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो रखी हैं या उसको रेडिएशन इफेक्टेड है, तो वो जाके उसके साथ फर्टिलाइज्ड करेगा, तो वही तो प्रॉब्लम आएगी बच्चों में, जो आजकल ऑटिज्म है, ये सब चीज़ें, क्योंकि पता नहीं होता है लोगों को। अभी जो आजकल का, आई थिंक 95% पीपल यूजिंग द लैपटॉप ऑन थाइस। हम लोग क्या करते हैं कॉमनली कि हम अपने लैपटॉप को थाइस पे रख लेते हैं। कैन यू इमेजिन जो आपकी लैपटॉप से जो रेडिएशंस निकलती है वो सीधे आपके गुनाड को एक्सपोज्ड कर रही है। ये एक स्टडी हुई है प्रॉपर, उसको देखना जाके। हालांकि अभी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है, बट समथिंग इफेक्ट। तो हम लोग जो नॉर्मली लैपटॉप को थाइस पे रख के अपने एब्डोमेन की तरफ हमारा फेस रहता है भाई स्क्रीन का, तो एब्डोमेन से पहले तो आपके गुनाड रेडिएट हो रहे हैं ना लगातार उससे। जब आप घंटों घंटों काम कर रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, गुनाड पूरे इम्पैक्ट कर रहे हैं उसकी, उससे भी इनफर्टिलिटी पैदा होती है। दैट्स अननोन कॉज, इसके ऊपर पूरी स्टडी है। तो थोड़ा सा स्टडी के साथ आप लोग दिमाग खोल के लॉजिकली काम किया करो। एग्जाम के लिए पढ़ना तो है ही, देखो एग्जाम के लिए जो पढ़ना है, लेकिन उसके पीछे क्यों क्या कैसे ये भी पता होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको इतने सारे पेपर्स, ये रेफरेंस दिखाएं, ताकि उस टॉपिक के बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले, जैसे किसी धुलंधर फिजिक्स ने दे दिया, हालांकि ये आपको कभी पढ़ाया नहीं गया होगा, ये मैं डैम श्योर बता रही हूँ। ये जो आपका ये जेनेटिक डिसऑर्डर वाला ये टॉपिक, ये किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, जेनेटिक सिग्निफिकेंस डोज हमने नहीं पढ़ा। हम किसी की क्या बताएं, क्योंकि ये फिजिसिस्ट का काम है एक्चुअली। ये फिजिसिस्ट के सिलेबस का पार्ट है, इज नॉट योर सिलेबस पार्ट एग्जैक्टली। कहीं सिलेबस में लिखा हुआ है आपको डिटर्मिनिस्टिक होगा और स्टोकास्टिक इफेक्ट्स होगा, इसके अलावा है ये वाला मैंने तो सिलेबस में नहीं देखा है भाई। हम क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं, बहुत सारे हाँ क्वेश्चंस हैं सेलुलर रेडियोबायोलॉजी से। हाँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर बनाया है वो उन्होंने सिलेबस को ध्यान में रख के ना देख के अपनी नॉलेज का प्रेजेंटेशन किया है वहां पे। इसलिए वो तो देखो किसके पास जाएगा, नोबडी नोस। लेकिन आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है, ठीक है? तो पिछले जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें से ऐसे ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस को अच्छे से निकाल लेना। पहले हम सिलेबस पूरा करेंगे, मैं चाह रही हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी भी पूरा कर दें। तो अब थोड़ा सा ये कि बीच में कल में भी हो सकता है मैं बिजी रहूं, क्योंकि कल थोड़ा सा संडे है, वही रोना मेरे घर में चल रहा है अभी तो रेनोवेशन का काम मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है सारा वुड वर्क वगैरह। तो कल पेंट वेंट स्टार्ट होना है घर में, तो पूरा घर का सामान समेटना है मुझे। और आज ही कॉलेज से शाम में आई हूँ मैं, मतलब पूरा हफ्ता मुझे टाइम नहीं मिला है। तो बीइंग अ फीमेल घर भी देखना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेरे ऊपर। सो इट्स फाइन। कल अगर मैं देखती हूँ, अगर मैं फ्री हुई तो हो सकता है ले भी लूँ, नहीं तो फिर मंडे तो लेंगे ना। मैं दिन में ले लेती थी, लेकिन दिन में थोड़ा सा वहाँ ऑब्जेक्शन कर दिया। मेरी अनुपमा मैम से भी बात हुई थी, तो इसलिए मैंने उनको बता दिया था कि मैम थोड़ा सा वही इशू है कि भाई कॉलेज में मैं नहीं ले सकती ना क्लास ऐसे, तो वो शाम का ही ऑप्शन बच रहा है अब हमारे पास। तो कल मैं भी ले भी सकती हूँ, कल नहीं भी ले सकती। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं बेटा इसको। मैं मैम एक इसमें क्वेरी थी। हाँ बोलो बेटा। मैम आप न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में बता सकते हैं कि एज ए करियर ऑप्शन वो ठीक रहेगा या फिर नहीं? ठीक बेटा, बूम है वो तो। अगर वहां तुम बीट कर सकते हो, देखो क्योंकि अभी क्या हुआ है कि ड्यू टू ऑफ AERB के रूल्स की वजह से अब थेरेपी, अब पहले क्या होता था, रेडिएशन थेरेपी, न्यूक्लियर और आपकी ये डायग्नोस्टिक एक ही ब्रांच हुआ करती थी। लेकिन अब क्या कर दिया, धीरे धीरे करके बाइफिकेशंस होते चले गए हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि थेरेपी में सिर्फ BSc रेडियोथेरेपी वालों को ही लेते हैं, लेकिन अगर आप पुराना स्टाफ देखोगे तो वो डायग्नोस्टिक वाले थे, नॉर्मल डिप्लोमा करके भी लोग लगे हुए थे। तो अब क्या हो रहा है ना कि अभी सिर्फ ओनली एम्स इज रिमेनिंग, सिर्फ एम्स ऐसा बचा हुआ है
जो कि बीएससी इमेजिंग वालों को एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन में चांस दे रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस मैम। सिर्फ एम्स है। अगर आप अपने आप को इस हद तक तैयार कर सकते हो कि आप एम्स क्वालिफाई कर लो तो डेफिनेटली, क्योंकि जो न्यूक्लियर मेडिसिन की जो डिग्री होती है, दैट डिग्री इज डुअल डिग्री एक्चुअली। समझ रहे हैं? वो आरएसओ लेवल 2 की डिग्री होती है और वो आरएसओ लेवल 2 भी मिलता है और ये न्यूक्लियर मेडिसिन की टेक्नोलॉजिस्ट वाली भी डिग्री मिलती है। 2 डिग्री होती है एक्चुअली। तो लेकिन उसमें भी अब काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं उसका, जैसे जैसे मुझे पता चला है। जो लोग मेरे भी कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कश्मीरी थे, तो उन्होंने कश्मीर से ही गवर्नमेंट से न्यूक्लियर मेडिसिन से मास्टर्स किया, अभी वो यशोदा में काम कर रहे हैं। तो अभी चैलेंजेस क्या है? और आपके पुराने यूसीएमएस के भी सीनियर्स, मतलब मेरे जूनियर थे वो लोग, उन्होंने भी एमएससी करके और न्यूक्लियर मेडिसिन एम्स से करके दे आर डूइंग द वेरी गुड जॉब। बहुत हाई पेबल जॉब है, मतलब अच्छा प्रोफेशन है डेफिनेटली। लेकिन डरते हैं ना कि इतना रेडिएशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, सेफ्टी भी उतनी होती है। लेकिन चैलेंज वही है कि क्योंकि आपका जो लखनऊ में एलएनजेपी है, वहाँ पर भी अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। वहाँ पे बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन वालों को ही लेते हैं, या बीएससी शायद फिजिक्स वालों को भी कहीं कहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसमें फिजिक्स बहुत है। और तो वो बेटा आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। और या आप पूछोगे कि बेस्ट है, तो डेफिनेटली बेस्ट है भाई। वो डुअल डिग्री है और न्यूक्लियर मेडिसिन में बहुत मतलब डायग्नोसिस से तो मच बेटर है, बहुत बेटर है। तो मेहनत करके अगर आप क्वालिफाई कर सकते हो तो दैट्स अ गुड वन। और कुछ क्वेरी किसी की? नो मैम, थैंक यू। कोई बात नहीं, थैंक यू मैम। ठीक है बेटा, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना? ठीक है बेटा, कंटिन्यू करते हैं हम लोग, कल कंटिन्यू करते हैं। कल ये मैं बता दूंगी आप लोगों को।